हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जेडबलई एंड नीट चैनल, जहां पे आपको मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। यहां पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं। सो आज के लेक्चर में, फाउंडेशन कोर्स केमिस्ट्री के लेक्चर में सबसे पहला लेक्चर आज का आपको मिलने वाला है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट हम यहां पे डील करेंगे। बहुत ज्यादा डीप में केमिस्ट्री के हम नहीं जा रहे हैं। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से लाइफ के अलग अलग फील्ड्स में केमिस्ट्री का यूज किया जाता है, वो सारी चीजें हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद किस तरीके से यूनिट्स को हम पढ़ते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट्स हैं, वो सब हम आज पढ़ेंगे। और किस तरीके से उन यूनिट्स को यूज किया जाता है, वो सारी चीजें आज के इस स्पेसिफिक लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज का स्पेसिफिक ये लेक्चर आपको बेसिक कंसेप्ट से वापस से रिकनेक्ट करेगा, जो किसी भी कारण से या तो आपसे छूट गई हो या फिर अगर आपने पढ़ी भी हुई हो तो उसका एक रिकैपिचुलेशन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में आपको क्या क्या मिलने वाला है, वो सारी चीजें मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूं। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस ये हम सबको मिलेंगे, जैसे कि ये एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो है जो आज तक पहुंच चुका है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पीडीएफ, ये डीपीपीज आपको हर एक लेक्चर के बाद मिलेंगी, जो पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका एक सॉल्यूशन मेरी तरफ से आपको मिलेगा एक वीडियो के फॉर्म में। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियोस, लिंक अवेलेबल ऑन www.magnetbrains.com, ये मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे ये चीज आपको मिलेगी। नेक्स्ट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, 500+ क्वेश्चंस पर चैप्टर, तो चैप्टर वाइज 500 से अधिक क्वेश्चंस हर चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। सो एक तरीके से आपके पास बाय द एंड ऑफ द चैप्टर एक तरीके से क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। नेक्स्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली लाइव सेशंस, आपको यहां पे वीकली लाइव सेशंस जो कि डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे वो भी यहां पे मिलेंगे। वीकली टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एटसेट्रा, एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें यहां पे इस चैनल पे आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट रिविजन, इसका मतलब ये कि अब पूरे चैप्टर का एक समरी आपको मिलेगा, एंड ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स। इन सारी चीजों को आपको यहीं पे मैग्नेट ब्रेन्स जेडबलई और नीट चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा। तो अब मेरे ख्याल में हम शुरू कर सकते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर का सबसे पहले टॉपिक का सबसे पहला पार्ट, इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत बेसिक चीजें लिखी है। देखिए, जैसे शुरू करते हैं, केमिस्ट्री डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो केमिस्ट्री है वो किन चीजों के साथ डील करती है? कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। किसकी? मैटर की। क्योंकि बेसिकली हमारे साथ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मैटर। पूरी केमिस्ट्री के लिए या किसी भी साइंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मैटर। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। इस मैटर के बारे में हम थोड़ा से डिटेल में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो अगर आपने ओवरव्यू देखा होगा तो उसमें नेक्स्ट चैप्टर हमारा था नेचर ऑफ मैटर, उसमें डील करेंगे। सो केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन, कि भाई कोई भी मैटर किन किन चीजों से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और क्या प्रॉपर्टीज वो रखता है, ये चीजें देखते हैं। केमिस्ट्री जो है ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो खास करके हम केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम से भी बोलते हैं। ओके, अब केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरैक्शन ऑफ मैटर, जो हमने अभी देखा। अब यहां पे देखिए इंटरैक्शन वर्ड भी लिखा हुआ है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इंटरैक्शन? केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वो जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में या एक एटम की दूसरे एटम से, तो वो केमिकल रिएक्शंस एक्चुअल में इंटरैक्शंस होती हैं। अलग अलग तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक्चुअल में इंटरैक्शंस में आती हैं कि किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है। सो ये केमिस्ट्री है। Okay, then chemistry plays a central role in the science and is often
intervened with other branches of science like physics, biology and geology. Okay, so जो केमिस्ट्री है वो बहुत बेसिक साइंस है, और केमिस्ट्री को इंटरवीन्ड का मतलब होता है कनेक्ट करके पढ़ना। तो आप केमिस्ट्री को फिजिक्स से, बायोलॉजी से और जियोलॉजी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आगे एटसेट्रा दिया हुआ है, तो और भी बहुत जगह पे उसके यूजेस हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमी की, तो जो लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं वहां प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो प्लैनेट्स में भी तो मैटर है, वहां पे भी तो कुछ कंटेंट है, वहां पे भी तो कुछ केमिकल्स हैं। लाइक सन इज अ बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, जो ये स्टार्स हैं ये बर्निंग गैसेस हैं। कौन सी गैसेस हैं? ये सारी चीजें आपको यहां पे केमिस्ट्री से पढ़ने के बाद ही आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, केमिस्ट्री ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारे केमिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कैसे? अगर हम शक्कर को पानी में मिला के उसमें नींबू डाल के नींबू पानी भी बना रहे हैं, तो वो सोल्यूशन है। हम सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कितना शक्कर डालनी है, कितना उसमें नमक डालना है, मसाले डालने हैं, जो भी सब करना है वो क्या है, आप सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो और आप उसमें कॉन्सेंट्रेशन से बना रहे हो सोल्यूशन, कि भाई शक्कर कम करनी है, ज्यादा करना है, या कॉन्सेंट्रेटेड रखना है, डाइल्यूट रखना है, ये सब क्या है? दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। ओके, और एक चीज अगर डेली लाइफ की हम बात करें तो सोप्स, डिटर्जेंट्स, शैम्पूज, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जो डाई उन कपड़ों के ऊपर है, जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या कोई भी चीजें यूज कर रहे हैं, उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं, सुपर कंडक्टर्स लगे होते हैं, इंसुलेटर होता है। ये सारी चीजें क्या है? यहां पे केमिस्ट्री का ही तो कंसेप्ट लगता है। तो एक तरीके से डेली लाइफ में आप जहां भी अपनी नजरें घुमाते हो, वहां हर जगह आपको केमिस्ट्री दिखती है। और अगर आप ये भी सोचो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी चीज के ऊपर, तो वो चीज क्या है? वो चीज मैटर है। तो एक तरीके से केमिस्ट्री इज द बेसिस ऑफ ऑल द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। Okay, then chemical principles are important in diverse areas such as weather patterns. आप weather patterns पढ़ सकते हैं chemical principles से। functioning of brain, अगर बात करें फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन की, बायो की, तो आपने देखा होगा कि जो मैसेजेस हैं वो न्यूरॉन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहां पे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है, वहां पे आयंस का यूजेज होता है, सोडियम पंप, पोटेशियम पंप। जो बायोलॉजी वाले होंगे वो समझ सकते हैं इस चीज को कि ये सारी चीजें क्या है, एक्चुअली आयंस है ना। आपका जो ब्लड है दैट इज अ बफर। बफर का मतलब होता है जो थोड़े से एसिड और थोड़े से बेस के मिलने पे भी अपना पीएच चेंज नहीं करता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, बफर। सो ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाल भी दो, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एसिड बेस, तो इसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होता। ओके, सो दिस इज अ बफर। आपका ब्लड बफर है। अब ब्रेन की जो वर्किंग है उसमें अलग अलग तरह के आयंस काम कर रहे हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज पहुंचता है साइनैप्स के थ्रू। साइनैप्स आप जानते हो, जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में या न्यूरॉन और मसल के बीच में, अगर आपने सुना होगा तो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि तरह तरह के केमिकल्स होते हैं। अब जहां केमिकल की बात आएगी वहां फिर से केमिस्ट्री की बात आएगी। ओके, सो हर जगह पे केमिस्ट्री का यूजेज है। और जो आगे लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स, वहां पे भी आपके मोबाइल फोन्स के अंदर छोटे छोटे से चिप्स लगी हुई हैं, वो किस मटेरियल की बनी है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, ये सारी चीजें केमिस्ट्री का ही बेसिस होता है एक तरीके से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने नेक्स्ट आता है अगली स्लाइड, which tells about the introduction of chemistry still. So chemical industries manufacturing fertilizers, alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soaps. अच्छा, एक चीज यहां ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन। ओके, सो यहां पे ड्रग्स का मतलब क्या है? मेडिसिन। याद रखना, वो जो ड्रग्स होते हैं ना, वो आपके जो भी जो अलग अलग तरह के ब्राउन शुगर है या फिर अलग अलग चीजें हैं, वो अलग चीजें हैं। एनी जो हमारे, देखिए, वो भी ड्रग है, ये भी ड्रग है। एक्चुअल में ड्रग का मतलब क्या होता है? कोई भी केमिकल। अब अगर उस केमिकल को आप खुद को सही करने के लिए, अगर वो केमिकल को आप किसी थेराप्यूटिक एक्शन के लिए यूज कर रहे हो, थेराप्यूटिक एक्शन का मतलब होता है कि उसको एज अ मेडिसिन यूज कर रहे हो, तो उसे भाई दवाई, मेडिसिन नाम दिया जाता है। कि भाई सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कहीं चोट लग गई है, उसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट लगाना है, तो आप उसी केमिकल को, उसी ड्रग को थेराप्यूटिक एक्शन के लिए यूज कर रहे हो, तो उसे मेडिसिन बोलते हैं। अदरवाइज ऑल दीज केमिकल्स आर कॉल्ड ड्रग्स।
Okay, so soaps, detergents, metals, alloys, and other inorganic and organic chemicals, including new materials, contribute in a big way to the national income. और इतनी सारी चीजों से national income में contribution होता है, और ये सारी चीजें chemicals हैं. सो एक तरीके से किसी भी कंट्री के लिए उसकी केमिस्ट्री की जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए. तो अच्छे केमिस्ट, किसी भी अच्छे केमिस्ट, अच्छे साइंटिस्ट हर कंट्री को चाहिए होते हैं ताकि उसकी नेशनल इनकम या उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो सके. चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट. केमिस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर मटीरियल्स एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. अगर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो होती है वैक्सीन्स, और वैक्सीन्स जो है उनके लिए केमिस्ट्री बहुत जरूरी है. एक तरीके से जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो मेडिसिन आप तैयार कर रहे हो, वो सारी चीजें केमिकल्स में ही तो आती हैं. किसी के लिए भी आप वैक्सीन या कोई डोज तैयार कर रहे हो, किसी भी चीज की दवाई तैयार कर रहे हो, तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में एक तरीके से केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा योगदान होता है. Okay, this is exemplified by the large-scale production of a variety of improved varieties of pesticides and insecticides. तो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो हमें क्रॉप प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, वो भी केमिस्ट्री है. फर्टिलाइजर्स केमिस्ट्री है. रोडेंटिसाइड्स, जितने भी वीडीसाइड्स हैं, वीड्स और वीड्स को मारने वाले केमिकल्स हैं, ये वीड्स को मारने वाले सारे केमिकल्स जो होते हैं वो केमिकल्स केमिस्ट्री से ही या केमिस्ट्री के ही हेल्प के कारण बनते हैं. Okay, similarly, many life-saving drugs such as cisplatin and Taxol are effective in cancer therapy. तो ये cisplatin और Taxol जो है ये कैंसर थेरेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये एक तरीके से लाइफ-सेविंग ड्रग्स इन्हें बोला जाता है. Okay, then we have AZT, azidothiamidine. ओके, AZT, azidothiamidine, जो ये वाला हमारा ड्रग है, इट इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट्स. एड्स पेशेंट में बचना तो मुश्किल होता है, बट उनकी लाइफ थोड़ी जो होती है, जो जिंदगी होती है उनकी, वो थोड़ी आसान हो जाती है. किसके कारण? इन केमिकल्स के कारण. तो इस वजह से हम बोलते हैं जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री है उसमें भी केमिस्ट्री का बहुत हेल्प मिलती है. हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज और प्रिपेयर्ड बाय सिंथेटिक मेथड्स. या तो प्लांट से निकालो या एनिमल से निकालो या सिंथेटिकली लैब्स में बना लो. अब आप ये मत सोचिएगा कि कोई चीज अगर प्लांट से एनिमल्स में मिल रही है तो वो केमिस्ट्री नहीं है, क्योंकि मिलने वाले केमिकल्स ही हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी. अब हमारी ही बॉडी की बात करें तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीजें केमिस्ट्री में आती हैं, केमिकल्स हैं ये. और इसके लिए खास करके एक केमिस्ट्री की ब्रांच भी है जो इसमें हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें, वो है बायोकेमिस्ट्री. तो बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी मतलब लिविंग सिस्टम्स में मिलने वाले जितने भी केमिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है. आगे बढ़ते हैं. With a better understanding of chemical principles, it has now become possible to design and synthesize new materials having specific magnetic, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. और ज्यादा एडवांसमेंट के साथ और ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होने के साथ साथ हमने क्या किया है, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको पढ़ते पढ़ते हमने नए नए मटेरियल्स तैयार कर लिए हैं. उनकी मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को अब हम थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं, कम करना, ज्यादा करना, चेंज करना, दो चीजों को मिक्स कर देना. ये सारी चीजें अब पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री. ओके, कंडक्टिंग पॉलीमर्स. अब हमारे पास दिस हैज लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक्स. जो सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक्स हैं आजकल वो हमारे तैयार हो गए. ये क्या है? हेवी मेटल ऑक्साइड्स. तो हेवी मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक्स बोलते हैं. कंडक्टिंग पॉलीमर्स जो किसी भी चीज का कंडक्शन कराएं. और पॉलीमर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर? तो ये बहुत एक ऐसी टर्म है जो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हुई है. पॉली का मतलब होता है मैनी, ओके, एंड मर का मतलब होता है यूनिट. तो कोई ऐसी चीज जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनती हो उसे पॉलीमर बोलते हैं. सो हमारे पास है कंडक्टिंग पॉलीमर्स जो किसी भी चीज के कंडक्शन में हेल्प करें. वैसे पॉलीमर्स तैयार कर लिए गए हैं
ऑप्टिकल फाइबर्स, जो आज आप इतना पढ़ पा रहे, जो हम आज आप इतना अच्छा इंटरनेट पा रहे हैं, उसकी हेल्प से हमने पूरा पैंडेमिक का टाइम से लेके सारी चीजों को क्लियर किया। वो सब क्या था, वो किसके कारण था? हाई स्पीड इंटरनेट। जो आजकल आपके फाइबर, जो ना फाइबर नेट होता है, जो फाइबर की लाइनें डली हुई हैं, ये किसके कारण डली हैं? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ के वो ऑप्टिकल फाइबर्स तैयार किए गए हैं। ओके, सो देन लार्ज स्केल मिनिएचराइजेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। अब मिनिएचराइजेशन इस वर्ड से आप क्या समझते हो? मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, कोई भी चीज छोटी। अब मिनिएचराइजेशन मतलब आप किसी चीज को छोटा बना रहे हो। सो मिनिएचराइजेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, इसका मतलब है चार्जर इतना बड़ा था, अब इतना सा आता है। ठीक है, पहले इतने बड़ा हमारे वो फोन्स जो थे वो बड़े बड़े हुआ करते थे, आजकल स्लीक होते जा रहे हैं और थिन होते जा रहे हैं, साइज भी छोटा है, फोल्डेबल भी बन गए हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। कंप्यूटर का पहले इतना बड़ा डिब्बे जैसा बॉक्स आता था, अब आप देखिए कितनी थिन स्क्रीन होती है। आप टीवीज को, अगर टेलीविजन को देखेंगे तो पहले डब्बे वाली टीवी आती थी, अब उसके बाद फिर वो एलसीडी आई, अब एलईडी आई, स्मार्ट टीवीज तैयार हो गई हैं। ओके, दैट इज ऑल ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। Safer alternatives to environmentally hazardous refrigerants like CFCs responsible for ozone depletion in the stratosphere have been successfully synthesized। तो अब हमने क्या किया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं हमारे CFCs, ये कहां डलते हैं? ये फ्रिज में जो फ्रेऑन गैस होती है, एसी में डलने वाली जो गैस होती है, हमारे जो डिओड्रेंट्स होते हैं, इन सब में CFCs का यूज किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनका काम है ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देना, ओजोन लेयर को ये पूरा खराब कर देते हैं। ठीक है, सो अब इसको आप सही कैसे कर सकते हो, इसको आप कैसे सुधार सकते हो? इसका केमिकल ऑल्टरनेटिव निकाल के। इसका केमिकल ऑल्टरनेटिव है HCFC। पहले हमारे पास CFC था, अब HCFC है। सो HCFC क्या है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आपने जो हमारे हैलोजन्स है, क्लोरीन और फ्लोरीन, उनकी जगह रिप्लेस करके आपने हाइड्रोजन को डाल दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ो, नंबर ऑफ क्लोरीन और फ्लोरीन तो कम हो गए, और वो क्लोरीन ही है जो सबसे ज्यादा ओजोन को बर्बाद करता है, तो हमने उसको कम कर दिया। पहले इतना उसका डैमेज हो रहा था ओजोन को, अब इतना डैमेज हो रहा है। हम ये बोल रहे हैं हो रहा है अभी भी, बट जैसे तैसे हमने उस डैमेज को कम तो किया, क्योंकि देखो ये सारी चीजें जो है वो आज के टाइम पे नेसेसिटीज हैं। अगर आप उन्हें बंद कर दोगे तो आपके भी काम बंद कर हो जाएंगे, हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी रुक जाएगी, सारे जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो रुक जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं? ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को लेस हार्म करें, या फिर जितना हार्म हम कर रहे हैं उसकी भरपाई कर दें एनवायरनमेंट को, कि उसको सुधार भी उतना दें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so next we have प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, सो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी तो हम नेचर ऑफ मैटर में बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सो व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी? ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनको आप मेजर कर सकते हो बिना उनकी आइडेंटिटी को चेंज करें। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। आप उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी को, केमिकल कॉम्पोजिशन को बिना चेंज करे आप उसको मेजर कर सकते हो। इनको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम देख के, छू के या फिर स्मेल करके समझ सकते हैं। The measurement और observation of chemical properties require a chemical change। अगर आपको किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो कोई केमिकल चेंज भी होगा। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अब आगे की स्लाइड की तरफ। The examples of chemical properties are characteristic reactions of different substances. These include acidity or basicity, combustibility। कोई चीज जल रही है तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। किसी चीज का भाई एसिडिक पीएच है, उसमें एसिडिटी है, उसमें H+ आयन निकल रहा है तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर किसी में OH- आयन निकल रहा है तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, ऑल दीज आर केमिकल रिएक्शंस। हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में 10th क्लास में ये चीज पढ़ी है
कि जो एसिड है वो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है ना। कुछ बेसिस, कुछ ऐसे हमारे मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, इन्हें एम्फोटेरिक मेटल्स बोलते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज, एक तरीके से क्या ये है ही केमिकल प्रॉपर्टीज। So these are the chemical properties. Now many properties of matter such as length, area, volume, etc. are quantitative in nature. Quantitative का मतलब समझते हैं आप? जैसे दो words होते हैं हमारे पास, एक होता है quantitative, ओके ये हमारे क्वांटिटेटिव, और एक वर्ड होता है क्वालिटेटिव। ओके, सो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज का अमाउंट निकालना कि कितना है, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज में यह पता लगाना कि क्या क्या प्रेजेंट है। तो क्वालिटेटिव मींस क्या प्रेजेंट है और क्वांटिटेटिव मींस कितना प्रेजेंट है। ओके, सो दो प्रॉपर्टीज होती है ना ऐसी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। सो ये जो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा है, ये सारी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम लोग क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं। ओके, सो एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय द यूनिट्स इन विच इट इज मेजर्ड। अगर आपको कोई जगह का रास्ते का भाई आपको पता करना है कि वो कितना लंबा है, तो आप क्या करोगे? मैंने यहां से लेके, मुझे समझ लीजिए एक जगह XYZ कहीं भी जगह पे जाना है, ठीक है। सो मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, कैसे मेजर करूंगा रास्ता? उसे किलोमीटर्स में करूंगा। तो किलोमीटर उसकी यूनिट होगी, और जो उसके पहले नंबर होगा वो ये बताएगा कि भाई इतने किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है। तो 1000 किलोमीटर मतलब क्या? वो नंबर जो यहां बोला गया है, नंबर फॉलोड बाय द यूनिट km, किलोमीटर। ओके, सो क्वांटिटेटिव यूनिट्स को या क्वांटिटेटिव वैल्यू, ये प्रॉपर्टीज को हम हमेशा यूनिट के थ्रू मेजर करते हैं, ठीक है। टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, दैट इज द इंग्लिश सिस्टम एंड द मेट्रिक सिस्टम, वर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जगहों पे वर्ल्ड के, कई जगह पे इंग्लिश सिस्टम तो कई जगह पे मेट्रिक सिस्टम यूज हो रहा था दुनिया में। ओके, द मेट्रिक सिस्टम विच originated in France in late 18th century was more convenient as it was based on the decimal system। जो मेट्रिक सिस्टम था ना, जो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ है, वो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें डेसिमल पोजीशंस की भी वैल्यूज निकाल ली जाती थी। तो अगर आप डेसिमल्स में जा रहे हो तो आप ज्यादा स्पेसिफिक आंसर दे रहे हो। अगर मैं बोलूं किसी को कि भाई वहां पे 12 चीजें प्रेजेंट है, अगर मैं बोलूं वहां पे 12.135 कोई चीज है, तो 12.135 ज्यादा स्पेसिफिकली मुझे वो चीज बताएगा, जिसके कारण मैं ज्यादा अच्छे से उसे स्टडी कर पाऊंगा और ज्यादा अच्छे से मैं कोई इंफरेंस निकाल पाऊंगा। ओके, सो द नीड ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम वाज बीइंग फेल्ट बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। अब साइंटिस्ट को लगने लगा कि भाई कहीं दुनिया में कुछ हो रहा है, कहीं दुनिया में कुछ मेजरमेंट हो रहा है, क्यों ना हम एक कॉमन मेजरमेंट बना लें पूरी दुनिया में, और एक ही मेजरमेंट हर जगह लागू कर दें। ऐसा बोला गया। सच अ सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। 1960 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। आगे, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज SI यूनिट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये किसी भी चैप्टर में हर जगह पे, मतलब आप जहां भी साइंस पढ़ेंगे वहां पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो SI सिस्टम है वो यूज होगा। ओके, सो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, ये वेट्स और मेजर्स की जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी उसमें इसको किया गया, जिसे CGPM बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मेजर्स। ये फ्रांस में ही इसको लिखा गया है, फ्रेंच में ही। तो ये उसी तरह की लैंग्वेज, देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है ना, फ्रेंच में इसको हम बोलते हैं, तो उसी की लैंग्वेज में CGPM, ये कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मेजर्स इसे बोला जाता है। ठीक है, द CGPM इज एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय अ डिप्लोमैटिक ट्रीटी नोन एज मीटर कन्वेंशन विच वॉज साइंड इन पेरिस इन 1875। इसे 1875 में पेरिस में साइन किया गया कि भाई अब एक कॉमन यूनिट हर जगह काम करेगी। द SI सिस्टम हैज सेवरल बेस यूनिट्स। SI सिस्टम में बहुत सारी बेस यूनिट्स हमें मिलती हैं। दीज यूनिट्स पर्टेन टू द 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज। जो 7 बेसिक जो हमारी 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, जो साइंटिफिक क्वांटिटीज हैं, उनको ये यूनिट्स जो हैं वो डिफाइन करती हैं। द अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज क्वांटिटीज। तो जो 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं उसमें से आप स्पीड को, वॉल्यूम को, डेंसिटी को डिराइव कर सकते हो।
ये बेसिक है, इनमें से आप और यूनिट्स को डिराइव कर सकते हो, इसीलिए इनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। अब देखिए इस टेबल में लेंथ L, उसका नेम ऐसा यूनिट है मीटर जिसका सिंबल है m। सेम गोज विथ मास m, किलोग्राम kg। देन टाइम t, सेकेंड, उसका ऐसा यूनिट है जिसका सिंबल है s। देन इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिनोटेड बाय I एंड एम्पियर इज द SI यूनिट, A से डिनोट किया जाता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना उसी को थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोलते हैं, बट बात यह है कि इसमें खास तौर पे हम लोग केल्विन का ही यूज करते हैं, खास तौर पे केल्विन का यूज करते हैं। इसको हम लोग SI यूनिट मानते हैं, केल्विन को मेन मानते हैं। क्यों मेन मानते हैं? क्योंकि अब यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जहां पे भी वर्ड यूज होता है हमारा डिग्री, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मतलब क्या है कि ये दो यूनिट्स किसी ना किसी चीज के ऊपर आधारित हैं। डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री इज एक्चुअली द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सेल्सियस स्केल को हम डिफाइन भी ऐसे करेंगे कि एक ऐसी स्केल जिसका 0 डिग्री पानी का फ्रीजिंग पॉइंट हो और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट हो। वैसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट है, जहां भी डिग्री लगती है ना, ये किसी भी चीज के ऊपर आधारित बनी हुई है। मतलब डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट को किसी चीज के ऊपर आधारित करके फिर बनाया है। वहीं पे अगर आप केल्विन को देखोगे तो केल्विन के आगे कहीं भी डिग्री विग्री नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि केल्विन इंडिपेंडेंट स्केल है। केल्विन का 0, इसका मतलब हर जगह 0। केल्विन का 0 का मतलब होता है 0 काइनेटिक एनर्जी। अगर 0 केल्विन पे हम पहुंच जाएं तो इसका मतलब है हर पार्टिकल ऑफ मैटर, हर फॉर्म ऑफ मैटर अपने 0 स्टेट, मतलब 0 काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो केल्विन किसी के आधार पे नहीं चलता, बाकी चीजें केल्विन के आधार पे चलती हैं। तो केल्विन का 0 मतलब हर चीज की काइनेटिक एनर्जी का 0। ओके, सो इसीलिए केल्विन को हम लोग SI यूनिट मानते हैं और उसको डिनोट करते हैं K से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम किसी भी चीज के सब्सटेंस के अमाउंट को कैसे डिनोट करते हैं? N से। उसको मोल से हम लोग डिफाइन करेंगे कि भाई मोल हमने पढ़ा भी हुआ है 9th में और बहुत जल्दी हम लोग अभी भी पढ़ने वाले हैं मोल को आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? MOL। देन वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे IV से डिनोट करते हैं। कैंडेला उसकी यूनिट है और CD, स्मॉल CD उसकी सिंबल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशंस ऑफ SI बेस यूनिट्स। अब SI बेस यूनिट्स की हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum during a time interval of 1/299792458 of a second। मतलब 1 बाय इतने हिस्सों में से एक हिस्सा ऑफ अ सेकेंड। मतलब अगर आप एक सेकेंड को भी इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो 299792458, तो उसका जो एक हिस्सा होगा उतना ट्रैवल कर लेती है लाइट इन दिस पार्ट ऑफ अ सेकेंड। सो 1 मीटर को हम लाइट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि भाई इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन दिस पार्ट ऑफ अ सेकेंड। Okay, then unit of mass is kilogram. The kilogram is the SI unit of mass. It is equal to the mass of the international prototype of the kilogram. जो किलोग्राम है वो क्या है? वो किसी भी जो हम बोलते हैं पर्सन या कोई भी बॉडी है या एनीथिंग, कोई भी सब्सटेंस है जो उसका मास होता है, ठीक है, उसकी यूनिट है किलोग्राम। तो किलोग्राम को हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई? कि इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। कि भाई इंटरनेशनली आपने कितने अमाउंट को 1 किलोग्राम माना है, उसको हम लोग किलोग्राम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और मास तो आपको पता ही है क्या होता है, मास इज एक्चुअल कंटेंट इनसाइड द बॉडी, और वेट क्या है? उस मास के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, वो उसका वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट ऑफ टाइम। सो यूनिट ऑफ टाइम के लिए जो हमारी यूनिट है दैट इज सेकेंड। सेकेंड को हाउ डू वी डिफाइन? द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 919 to 631,770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom। मतलब उसी के ग्राउंड स्टेट की दो जो हाइपरफाइन लाइंस हैं उनके बीच का जो ट्रांजिशन है, जो ट्रांजिशन है दो हाइपरफाइन लाइंस का, जब आपका cesium-133 इज एट ग्राउंड लेवल, उसे हम लोग सेकेंड बोलते हैं। दिस इज हाउ सेकेंड इज डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट,
Unit of electric current, ampere. The ampere is that constant current which is maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum. Vacuum में दो वायर्स को हमने अलग अलग किया है जिनका negligible circular cross section है और करंट पैरेलली रन कर रहा है. would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of length. इतना फोर्स जो करंट डेवलप करे, जिनको हमने थोड़ा सा दूर 1 मीटर की दूरी पे दो कंडक्टर्स को रखा है, वैक्यूम में रखा है, जिसका नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है. या आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि जो एम्पियर है वो यूनिट फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा यूज होती है. ओके, सो इस तरीके से हम एम्पियर को डिफाइन करते हैं. यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन. द केल्विन यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर is the fraction 1 by 273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. Triple point of water क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब 273.16 केल्विन. तो इनने वही बोला कि 273.16 1/273.16 इसको हम लोग 0 डिग्री बोलेंगे. तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब है जहां तीनों स्टेट्स एक साथ एग्जिस्ट करते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस. जो आइस है वो तो 0 डिग्री पे एग्जिस्ट कर रही है, वाटर भी आपको 0 डिग्री पे मिलता है और आपके आइस और वाटर से इवेपोरेशन भी हो रहा होता है. आइस से तो सब्लिमेशन हो रहा है कि आइस डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है और जो वाटर है उससे हल्का हल्का इवेपोरेशन हो रहा है. तो एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग वेपर, वाटर एंड आइस. तो इसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट्स में ही आ गया है. यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, मोल. मोल को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है और डिटेल में हम लोग नेचर ऑफ मैटर में इसे पढ़ेंगे. तो मोल क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस. मोल क्या है? कोई भी वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स हैं उसी सब्सटेंस के, उसे हम लोग मोल बोलते हैं. नेक्स्ट, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी. मोल को हम लोग डिटेल में जब मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा. Okay, now the unit of luminous intensity is candela. The candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emits monochromatic radiation, जिसमें एक ही frequency और wavelength की light हो, of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz, and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per steradian. ओके, सो यहां पे उन्होंने कुछ वैल्यूज दिए हैं कि भाई कैंडेला क्या है. ये वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है किसी भी डायरेक्शन में जहां पे कोई सोर्स जो है वो इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर रहा है और जिसका डायरेक्शन इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट पर क्या है? स्टेरेडियन. ओके, सो ये इन यूनिट्स के थ्रू हम कैंडेला को डिफाइन करते हैं. बेसिकली ये किसी भी चीज की इंटेंसिटी बताती है. ठीक है, ये किसी भी चीज की इंटेंसिटी बताती है. लाइट कितनी इंटेंस है, कम इंटेंस है, ज्यादा इंटेंस है, तो उसे हम लोग कैंडेला से डिफाइन करते हैं जिसका सिंबल होता है स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, CD. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये आ गए प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम. ओके, जैसे 10 टू द पावर 24 को योक्टो बोलते हैं, सिंबल Y. 10 to the power minus 21 zepto, 10 to the power minus 18 atto, 10 to the power minus 15 femto, 10 to the power minus 12 it's pico, 10 to the power minus 9 nano, 10 to the power minus 6 micro, 10 to the power minus 3 milli, और ये उसके सिंबल्स हैं. 10 to the power minus 2 is centi, 10 to the power minus 1 is deci, 10 is deca. मतलब डेका के टर्म्स में ये -1 -2 -3 है. ओके, then 10 to the power 2 is hecto, किलो, मेगा, गिगा एंड टेरा. और यहां पे हमारे पास उसके सिंबल्स हैं. देन पेटा इज 10 टू द पावर 15, एक्सा 10 टू द पावर 18, जेटा 10 टू द पावर 21 एंड 10 टू द पावर 24 योटा. अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहां ये 10 टू द पावर 24 से लेके 10 टू दी पावर -24 तक है. इसके बीच में सारी रेंजेस आ गई हैं और ये उन्हें नाम दिया जाता है. हम बोलते हैं ना मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ऐसे पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, एटोमीटर, जेप्टोमीटर, योक्टोमीटर, इस तरीके से बोला जाएगा. और उतने टाइम्स आप उसको माइनस में वैल्यू को डाल दो. ठीक है, ये आप कई जगह यूज करेंगे. मगर एक यहां पे सिंपल सी चीज है, ये पीको के बाद
इसके ऊपर का हम नहीं पढ़ते। फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो, ये सब चीजें हम नहीं पढ़ते। हम पढ़ेंगे पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, और यहां पे सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इवन हम लोग गीगा और टेरा भी पढ़ लेंगे। बट उसके बाद फिर ये पेटा, हेक्सा, जेटा और योटा, इसका यूज नहीं आता अभी। 12th क्लास तक में, नीट जेडबलई तक में भी इनके यूज नहीं आते। हालांकि यहां दिए हुए हैं, आप याद कर सकते हैं। इनके यूजेज कहीं पे भी केमिस्ट्री में एज सच नहीं है। ये आएगा तो हायर लेवल में, जब आप हायर स्टडीज केमिस्ट्री में करोगे तब आएगा। ओके, देन वी हैव मास एंड वेट। चलिए, मास और वेट, मैंने आपको बताया कि मास और वेट क्या होता है। मास का मतलब है द एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड एनी बॉडी। किसी भी एक बॉडी में कितना कंटेंट भरा हुआ है वो उसका मास है। अब उस मास को एक जगह का ग्रेविटेशन कितनी पावर से पुल कर रहा है वो उसका वेट होता है। ओके, सो द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, व्हाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मास is the content present and weight is the gravity on that content. Okay, the mass of a substance is constant whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity. ठीक है, जो मास है किसी भी सब्सटेंस का वो तो कांस्टेंट होता है। यहां पे मेरा मास यही रहेगा, मून पे भी यही रहेगा, जुपिटर पे भी यही रहेगा, बट वेट हर जगह चेंज होगा। यहां मेरा कुछ और वेट है अर्थ पे, मून पे कुछ और होगा, जुपिटर पे कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह की ग्रेविटी अलग है। मास सेम है, मेरे अंदर कंटेंट सेम है, पर ग्रेविटी हर जगह अलग अलग है। ओके, सो द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। ये एक एनालिटिकल बैलेंस है, इससे आप किसी भी चीज के मास का पता लगा सकते हो आराम से। यह आपके सबके केमिस्ट्री लैब्स में मिलेगा। आप बिल्कुल टीचर्स से बोल सकते हैं कि आपको इसके दर्शन कराएं। ठीक है, वैसे अब ये यूज होता नहीं है, इसकी जगह आप सीधा इलेक्ट्रिकल बैलेंस यूज कर लिया जाता है, मगर फिर भी जो हायर लेवल पे या हायर स्टडीज के लिए हम इसे यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट वे कर सकते हैं हम किसी भी चीज को। ओके, देन वी हैव वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम हैज द यूनिट ऑफ लेंथ, जो लेंथ क्यूब। सो इन एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज इट्स यूनिट ऑफ मीटर क्यूब, and but again in chemistry laboratories small volumes are used, hence volume is often denoted in centimeter cube or decimeter क्यूब। ओके, डेसीमीटर यूनिट्स। तो अब सेंटीमीटर या डेसीमीटर में आप यहां पे स्टडी करते हो वॉल्यूम, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स की जरूरत नहीं होती है। ओके, सो ये हमारा ब्योरेट है, इसको आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में देखेंगे। ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, इसे मेजरिंग सिलेंडर भी नाम देते हैं। ये पिपेट है, ये बहुत कम अमाउंट की चीजों को भी आराम से मेजर कर लेता है। इसमें आपको सोल्यूशन को फूंक के निकालना पड़ता है। जैसे समझ लो ये पिपेट है, तो आप क्या करोगे, किसी भी सोल्यूशन में डिप करोगे और फिर उसके बाद फूंक के, मतलब खींच के, सक करके उसको आप, वो धीरे 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 इस कांच की चीज में चढ़ने लगेगा सोल्यूशन आपका। ये जो ग्लासवेयर है इसमें धीरे धीरे सोल्यूशन चढ़ने लगेगा, जहां तक चाहिए वहां तक भर लो। एक मार्क लगा होता है वहां पे, उधर तक भर लो, फिर उसके बाद थंब से उसको ऐसे दबाओ और जहां भी आपको डालना है वहां पे आप उसको रिलीज कर दो। आपका इतना अमाउंट ऑफ सोल्यूशन पहुंच जाएगा आपके पास। सक करके इसको निकाला जाता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के लिए हम इसे यूज नहीं करते। यह हमारा जो नेक्स्ट है, इसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं। ये फ्लास्क है जिसमें यहां एक मार्क लगा होता है, ये भी सॉल्यूशंस वगैरह बनाने के काम आता है। देन वी हैव डेंसिटी। डेंसिटी काफी सिंपल है, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो हम ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम लगाते हैं और उससे डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड। अब डेंसिटी को हमने उन यूनिट्स में से निकाला, जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसमें से हमने डेंसिटी को निकाला। कैसे? हमने मास और वॉल्यूम का यूज करके निकाला। केजी पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी की यूनिट है, केजी पर मीटर क्यूब। ऊपर मास पर यूनिट वॉल्यूम मैंने बोला है, तो ऊपर मास डाल दिया, नीचे वॉल्यूम डाल दिया, और ये मिल गई मुझे केजी पर मीटर क्यूब, द यूनिट ऑफ डेंसिटी। क्लियर? डेंसिटी मतलब क्या? घनत्व, कितना डेंस है कोई चीज, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने चीजें प्रेजेंट है, वही है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, इसमें चीजें इतनी प्रेजेंट हैं, बट इसमें चीजें इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ज्यादा मास किधर है? ज्यादा मास नीचे वाले केस में, जिसमें मैं अभी बना रहा हूं उसमें है। ओके, सो ए और बी के कंपैरिजन में बी में डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। टेम्परेचर होता क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। भाई कितना गर्म है या कितना ठंडी कोई चीज है वो बताता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है। ओके, थर्मामीटर जिसमें सेल्सियस स्केल होती है वो 0 से लेकर 100 डिग्री तक कैलिब्रेटेड होता है, क्योंकि 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है। ओके, उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो 32 से लेकर 212 डिग्री तक दिखाई जाती है। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या है? ये 9th क्लास में जब मैटर इन आवर सराउंडिंग नाम का चैप्टर आता है तब वहां पे भी पढ़ाते हैं कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो द टेम्परेचर ऑन द टू स्केल्स आर रिलेटेड बाय अ रिलेशन। एक रिलेशन से ये लोग रिलेटेड है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यहां पे जो ये 9/5 है ना, इसकी वैल्यू होती है 1.8। आप चाहो तो यहां पे 1.8 लिख के भी मेंशन कर सकते हो। सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और प्लस 32 क्यों किया है? क्योंकि जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को, तो जितना आपका सेल्सियस है उसको 32 उसमें ऐड कर दो। और ये 1.8 कहां से आया? 1.8 ऐसे आया कि 1 यूनिट इन सेल्सियस स्केल is actually equal to 1.8 units in Fahrenheit scale। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा कि सेल्सियस स्केल की एक यूनिट एक्चुअल में फ़ारेनहाइट स्केल में 1.8 की उछाल देती है ना। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप देखो 32 से लेके 212, ये 100, इसमें 100 तो है नहीं, बीच बीच में डिविजन्स, यहां पे तो 100 डिविजन्स हैं बट यहां 100 डिविजन नहीं है। तो इसका मतलब एक्चुअल में 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आई होप अब यहां पे आप डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का डिफरेंस जो रिलेशन है वो समझ गए होंगे। और केल्विन का तो हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन राउंड फिगर में। ठीक है, सो दीज आर द रिलेशंस बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट पे ध्यान रखना 1.8। क्यों? क्योंकि वो 9/5 हम इसलिए करते हैं क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी फ़ारेनहाइट में 1.8 की होती है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर्स में डिफरेंस है, गर्मी उतनी है, बस मेजर करने का तरीका अलग है। अब आप 1 मीटर को 1 मीटर भी बोल सकते हो, 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू द केल्विन स्केल। ठीक है, केल्विन स्केल तो हम समझ चुके हैं। K इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इसका मतलब यह है कि जब भी आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप डिग्री सेल्सियस में प्लस 273.15 कर दीजिए। और अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप माइनस 273.15 कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है। सो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में प्लस 273.15 और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में माइनस 273.15 आप उसको माइनस कर दो। ठीक है, इन सेल्सियस स्केल ईच डिवीजन इक्वल टू 1.8 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। ये वही पॉइंट है जो अभी हमने पढ़ा था कि भाई एक डिवीजन सेल्सियस का 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, बट केल्विन स्केल में नेगेटिव की पॉसिबल नहीं है टेम्परेचर्स। केल्विन का 0 मैंने आपको बताया था ना, केल्विन का 0 मतलब पूरी दुनिया में सारे मैटर की 0 काइनेटिक एनर्जी, उससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। इस टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। बट डिग्री सेल्सियस में माइनस में जा सकते हैं क्योंकि डिग्री सेल्सियस किसी और चीज पे आधारित है। ओके, सो यहां पे केल्विन का, सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का एक बहुत अच्छा वो पूरा कंपैरिजन दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो
यहां पे हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स केमिस्ट्री के, जहां पे केमिस्ट्री के हमने खूब बढ़ाई करी कि केमिस्ट्री कहां कहां पे यूज किया जा सकता है। मैंने आपको बेसिकली एप्लीकेशंस बताए। जिस तरीके से सीबीएसई या फिर कॉम्पिटिटिव चाहता है कि अब किसी भी स्टूडेंट को बेसिक्स पता हो या उसका कोड पता हो, एप्लीकेशंस के बारे में पता हो कि भाई कहां कहां अप्लाई हो रहा है, वो मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है। साथ ही साथ में हमने यहां पे यूनिट्स के बारे में पढ़ा। यही यूनिट्स आपको फिजिक्स में भी यूज होंगी, मैथ्स में भी होंगी, बायोलॉजी में भी कई जगह पे हो सकती है। तो हमने यूनिट्स और किस तरीके से उन्हें डिफाइन किया जाता है, क्या फिजिकल क्वांटिटीज है, वो सब पढ़ा। और सबसे अच्छा जो था वो हमारा था टेम्परेचर के बारे में पढ़ना, जिसमें डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बारे में हमने पढ़ा है। सो मैग्नेट ब्रेन्स जेईई और नीट चैनल पे आपको ना ही केवल वो कॉम्पिटिटिव नीट और जेईई बल्कि उसके लिए बेसिक से फाउंडेशन कोर्सेज भी सारे मिलते हैं, जिसमें आप यहां से अच्छे से प्रिपेयर करके और अपने नीट और जेईई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं, जहां 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, अपने पीयर ग्रुप के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन improve the quality of education and keep watching Magnet Brains JEE and NEET channel, जिसके लिए आपको आगे के पार्ट्स इसी चैप्टर के मिलते रहेंगे। थैंक यू।